Hello everyone, very good evening and welcome back to our YouTube channel The Exam Cracker. NCERT Class 6 Geography का सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। हमारी आज की इस वीडियो में हम हमारे एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसे देखेंगे और उसके साथ ही इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, उसे भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। तो यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो इसको। आगे अगर हम देखेंगे तो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में जानने की आवश्यकता होती है। आप देखोगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर होता है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है जिसकी हम कल्पना करते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे देखेंगे हम, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी कि 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या फिर द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हैरिजोंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में एवं बेलो हैरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हैरिजोंटो 20 डिग्री दक्षिण स्थान पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर हो जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जाता है। आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं भी है। यहाँ पे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में देख लेते हैं। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार
दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा इसको। फिर आगे बात करेंगे, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव तथा वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि वहां सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं देशांतर के बारे में। तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं देशांतर और समय के बारे में। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से भी लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व का समय होगा 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बज रहा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। इसको × 4 करेंगे और फिर इसको काउंट करके पूरा कर लेंगे। आगे देखेंगे हम, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। एग्जाम्स में बार बार भारत और इंग्लैंड के बीच के समय का अंतर पूछा जाता है। इससे पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री एंड हाफ पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। यानी कि लंदन में अगर 12 बज रहा होता है दोपहर के, तो यहाँ पे इंडिया में हमारे यहाँ 5:30 हो रहा होता है, क्योंकि ये जो भारत का जो समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो कोई भी समय से आप इतना प्लस करोगे तो वो आ जाएगा। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हर एक कंट्रीज की टाइमिंग में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है। बात करिए अगर हम पाकिस्तान के बारे में, तो जब हमारे यहाँ मॉर्निंग में 9 बज रहे होते हैं, तो उनके यहाँ 8:30 हो रहा होता है, यानी कि हमारा जो टाइम है उनसे उनका टाइम 30 मिनट पीछे है। अब इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्या पूछा गया क्वेश्चन हमसे।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो हमारी पृथ्वी जो है वो पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है। यह जो है उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह नारंगी के आकार के समान है। सेकंड में पूछा गया है हमसे कि ग्लोब क्या है। तो बात करें अगर हम ग्लोब के बारे में, तो ग्लोब जो है वो लघु रूप से पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार के साथ दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है हमसे कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप कटिबंधों में उष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध और फिर शीतोष्ण कटिबंध आते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची गई है। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत वृत्त को काटती है और उत्तरी ध्रुव को जोड़ती है। इसकी लंबाई बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब भारत में शाम के 5:30 यानी कि 5:30 होता है, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। इसका रीजन यह है कि भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री में स्थित है तथा भारत का समय लंदन से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्योंकि देशांतर के प्रत्येक अंश यानी कि प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, यही कारण है कि लंदन में जब दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो भारत में शाम के 5:30 यानी कि 5:30 होता है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर हमें सही उत्तर को चिन्हित करना है। तो प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री, सेकंड 0 डिग्री एंड थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री। तो प्रमुख याम्योत्तर का जो मान है वो है आपका ऑप्शन ख यानी कि 0 डिग्री। सेकंड है शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्रुवों, सेकंड विषुवत वृत्त, थर्ड कर्क रेखा। तो ये जो है वो ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। क सही आंसर होगा इसका। थर्ड में पूछा गया है कि देशांतरों की कुल संख्या है। ऑप्शन क है आपका 360, ख 180 एंड ग 90। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन क। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है क उत्तरी गोलार्ध में, ख दक्षिणी गोलार्ध में एंड ग पूर्वी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन क हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रिड किसका जाल है। क अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का, ख कर्क रेखा एवं मकर रेखा का एंड ग उत्तर ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। तो ग्रिड जिसका जाल है वो है अक्षांशों यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर का। क्लियर होगा। आगे देखेंगे हम, खाली स्थान को भरे। फर्स्ट है मकर रेखा डैश पर स्थित है, तो इसमें हो जाएगा 22.5 डिग्री दक्षिण। फिर है भारत का मानक याम्योत्तर है, तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व। फिर है 0 डिग्री याम्योत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है, तो 0 डिग्री याम्योत्तर जो है उसको प्रधान माध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर फोर्थ में पूछा गया हमसे कि देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है, तो ये ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। जब उत्तर की तरफ जाती है तो ऐसे हो जाती है और जब दक्षिण की तरफ जाती है तो ऐसे हो जाती है। फिर है उत्तर ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर होगा। तो कंप्लीट होता है हमारा ये चैप्टर। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।